वेलकम टू शॉर्टकट स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम आवर सोशल साइंस बुक क्लास 10th। सो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो ये दूसरा वीडियो है आप लोगों के लिए इस चैप्टर का। आज हम शुरू करेंगे मिनरल्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। अब ऐसे मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे हम जो एनर्जी देते हैं हमको, विच आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखते हैं अभी कौन कौन से मिनरल्स हैं जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पर शुरू करेंगे हम। एनर्जी रिसोर्सेज होल्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। अब किसी भी नेशन की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर एनर्जी रिसोर्सेज का बहुत ही बड़ा हाथ रहता है। अब ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस कंट्री के पास एनर्जी रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, आप जानते हैं कि कोई भी हम आज इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसके लिए एनर्जी तो हमको चाहिए, यानी कि जैसे कि कोल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, नेचुरल गैस एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए चाहिए। तो अगर वो रिसोर्सेज ही हमारे पास ना हो, उस देश के पास ना हो, और वही उसको इंपोर्ट करने पड़े दूसरे देशों से, तो उसकी इंडस्ट्रीज दूसरों पे डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली डिपेंड हो जाएगी। तो ऐसे केस में उस देश की डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो सकती। तो वी कैन से कि कोल, मिनरल और ये जो नेचुरल गैस जैसी चीज़ें हैं, इवन एटॉमिक मिनरल्स ऑल्सो, दे आर अ सोर्स ऑफ डेवलपिंग नेशन। यानी कि कोई भी देश अगर डेवलपमेंट करना चाहता है तो उसके लिए एक सोर्स है, ये बेस है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई करके देखते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज सच एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। अब इनको दो पार्ट में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। दूसरा कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड एटॉमिक मिनरल्स आर कंसिडर्ड एज कन्वेंशनल और कमर्शियल। अब ये जो मैंने यहाँ पर नाम जो रीड आउट किए, जैसे कोल है, मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस एंड इवन एटॉमिक मिनरल्स, दे आर कंसिडर्ड एज कन्वेंशनल और वी कैन कॉल देम कमर्शियल ऑल्सो। इनको हम कमर्शियल या फिर कन्वेंशनल भी कह सकते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल। कन्वेंशनल इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये रिन्यू नहीं होते हैं, और कमर्शियल क्योंकि इनका यूज ज़्यादा कमर्शियल लेवल पे होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू दीज रिसोर्सेज। इनसे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी, दीज आर द सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ये जो सब हैं ये नॉन कन्वेंशनल हैं, इनको हम नॉन कमर्शियल भी कह सकते हैं। एंड दे आर रिन्यूएबल, ये दोबारा से बनाए जा सकते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। इसके अलावा पीट कोल, फायरवुड और डंग जो हैं, दीज आर नॉन कन्वेंशनल कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। इनको हम नॉन कमर्शियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उपयोग कमर्शियल लेवल पर नहीं किया जाता, कमर्शियल फील्ड में नहीं किया जाता है। अब आगे चलते हैं हम कोल के पास। अब हम कोल के बारे में पढ़ते हैं। मैन हैज़ बीन यूजिंग कोल एज एन एनर्जी रिसोर्स सिंस एंशिएंट टाइम। पुराने समय से इंसान जो है कोल को एक एनर्जी रिसोर्स की तरह यूज़ करता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि कोयला जो है वो अर्थ के इंटीरियर में बनता है, तो बनता कैसे है, यानी कि धरती के भीतर वो बनता है तो कैसे बनता है। अब पुराने समय पे जो धरती के अंदर, धरती के ऊपर जो वनस्पति थी, जो भी वेजिटेशन थी, वो वनस्पतियाँ, वो पेड़ पौधे टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण, जो हमारी प्लेट्स है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि अर्थक्वेक के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके मूवमेंट्स अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जिस पे हमारी पृथ्वी टिकी हुई है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं इनके मूवमेंट के कारण जो वेजिटेशन थी धरती के ऊपर, वो सब धरती के अंदर दब गई, दफन हो गई। इससे जो पेड़ पौधे थे जिनके अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी कि पेड़ पौधे जो कार्बन कंटेंट वाले हैं, एंड इवन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि इसके अंदर चले गए। यानी कि जब पृथ्वी समाप्त हुई, यानी कि बहुत ऐसी भयानक स्थिति आती है कभी टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण। जैसे आप जानते हैं कि जहाँ पर आज हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालयन रेंज है, माउंटेन रेंज, वहाँ पर एक समय पे
टेथिस सागर हुआ करता था, एक सी थी जिसका नाम था टेथिस सी, वो हुआ करती थी। अब आप समझेंगे कि सी तो गहरा होता है, उसकी जगह पर हिमालय पर्वत धरती से ऊंचा है कितना, वो कैसे बन गया? तो ये बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण ही ऐसा पॉसिबल होता है। तो ऐसे में बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे इस धरती के नीचे दब गए थे, और अंदर जो पृथ्वी के बहुत ही ज़्यादा हीट है, इट इज़ वेरी हॉट इनसाइड, और अंदर जो प्रेशर है ये भी आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है। तो इसी कारण जो वेजिटेशन थी ये किस में बदल गई? कोल में, ये कोयले में बदल गई। द पीरियड बिफोर अबाउट 25 करोड़ ईयर्स, यानी कि 25 करोड़ साल पहले की बात करें हम, तो उस समय के पीरियड को कहते थे कार्बोनिफेरस पीरियड। आपको ये याद रखना है, इस पीरियड को क्या कहते थे? कार्बोनिफेरस पीरियड। तो ये जो पीरियड था इसको कार्बोनिफेरस पीरियड कहते थे, 25 करोड़ साल पहले का जो था। और वेजिटेशन जो थी उससे कोयला बना। ड्यूरिंग दिस टाइम द ग्रेजुअल कंबशन ऑफ ट्रीज टुक प्लेस। इस समय जो ट्रीज थे उनको लगातार जलाया जाता था, एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल। इससे क्या बना हमारा? कोल। इससे हमें कोयला प्राप्त हुआ। अब कोल का जो यूजेज है वो भी धीरे धीरे बढ़ता गया, जैसे जैसे स्टीम इंजन्स की इन्वेंशन हुई। जैसे आप जानते हैं हमारे इंजन थे, स्टीम इंजन जो थे उनकी इन्वेंशन हुई, तो कोयले का उपयोग ज़्यादा बढ़ गया। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जब ट्रांसपोर्टेशन के साधन बढ़े जैसे कि रेलवे और इवन स्टीमर्स वगैरह, तो उसमें भी कोयले का उपयोग काफ़ी बढ़ गया। विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोल बिकम एन इम्पोर्टेंट मिनरल फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। अब जब बिजली की खोज हुई, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी बनी, तो उसके बाद कोल जो था उससे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाने लगी, और ये इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। जो इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है उसे हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। सम बाय प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फ्रॉम कोल। कोल से कुछ बाय प्रोडक्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, वो हैं कोल टार, अमोनिया गैस, बेंजोइल एंड क्रूड ऑयल। ये चीज़ें भी हमें कोल से ही मिलती हैं। इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ये स्ट्रेटिफाइड रॉक से मिलता है हमको। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, अब जो कोयला है उसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है उसके आधार पे हम कोयले को 4 पार्ट में बांटते हैं। कोयला जो है वैसे तो पूरा ही कार्बन होता है, लेकिन उसके अंदर कार्बन कंटेंट जो है उसके हिसाब से हम लोग इसको 4 पार्ट में बांटते हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं 9th में और 8th में भी। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट कोल। तो ये जो 4 किस्म के कोयले हमें देखने को मिलते हैं। अब हम इंडियन कोल रिजर्व्स की बात करते हैं। तो भारत के अंदर जो मेजर स्टेट्स हैं वो हैं झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और इसके अलावा राजस्थान, तमिलनाडु, असम और गुजरात जो हैं, यहाँ पे भी कोयला पाया जाता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो ज़्यादा कोयला हमें मिलता है वो कच्छ में, भरूच, महसाना, भावनगर, सूरत एक्सेट्रा जगहों पे मिलता है। लिग्नाइट कोल भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम चलेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मिनरल ऑयल। अब मिनरल ऑयल जो है ये हमें कहाँ से मिलता है? दिस वी गेट फ्रॉम द स्ट्रेटिफाइड रॉक। ये हमें स्ट्रेटिफाइड रॉक से मिलता है जिसके अंदर लाइमस्टोन होता है जो कि एक पत्थर है, और शेल होता है, ये भी एक प्रकार का रॉक है। In ancient times, animals and vegetations were buried in the interior of the earth and were converted into hydrocarbons. पुराने समय में जो एनिमल्स और वेजिटेशन यानी कि जो प्लांट्स थे, जब वो धरती के नीचे दब गए तो बदल गए, किस में बदल गए? हाइड्रोकार्बन्स में बदल गए। एंड दिस फॉर्म वाज ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म। और ये फॉर्म कौन सी फॉर्म थी? ये लिक्विड फॉर्म थी। और टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण लेयर दर लेयर यानी कि लेयर्स बनती गई, और धीरे धीरे ये जो लिक्विड था ये किस तरफ आने लगा? टुवर्ड्स द सरफेस, यानी कि धरती के सरफेस की तरफ ऊपर आने लगा। और सम ऑफ देम वेंट टुवर्ड्स द सी फ्लोर। इनमें से कुछ तो सी फ्लोर की तरफ चला गया, समंदर के बेड की तरफ, सी बेड की तरफ। वाइल सम स्ट्रेटा केम अप फ्रॉम द इंटीरियर। कुछ जो था वो पृथ्वी के अंदर से बाहर आ गया। इन 1866 फर्स्ट ऑयल वेल वॉज डग इन असम। 1866 में पहला जो ऑयल वेल था वो डग किया गया था। कहाँ पर? असम के अंदर, और यहाँ पर ऑयल मिला था। इसके बाद मिनरल ऑयल जो हमको मिला था मकुम असम से मिला था, जो कि 1867 में। इसके अलावा बहुत सारी फिर दूसरी जगहों पे भी ऑयल मिलना शुरू हुआ, जैसे कि ये है हमारे यहाँ पर 5 जोन जहाँ पर हमें ऑयल मिलता है। नॉर्थ ईस्ट, देन गुजरात, अंकलेश्वर आप जानते हैं गुजरात में, देन बॉम्बे हाई इन महाराष्ट्र, बॉम्बे, ऑयल फील्ड्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड ऑयल फील्ड्स ऑफ राजस्थान। तो ये 5 हमारे यहाँ पर ऑयल फील्ड्स हैं। अब चलते हैं हम ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात की तरफ, देखते हैं गुजरात में कहाँ कहाँ है। यहाँ पर देखिए लुनेज ऑफ
खेड़ा जो अब आनंद डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर 1958 में ये मिला था। फिर इसके बाद अंकलेश्वर, महसाना, कलोल, नवागाम, कोसंबा, सानंद, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, भरूच एंड भावनगर, ये जगह हैं जहाँ पर गुजरात में ऑयल फील्ड्स स्थित हैं। देन वी कम टूवर्ड्स मिनरल ऑयल रिफाइनिंग। अब मिनरल ऑयल जो है उसको रिफाइन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप धरती के नीचे से ऑयल निकालते हैं, अब ऐसा नहीं है कि उसको आपने निकाला और सीधा गाड़ी में डाला और बैठकर चल दिए, बिकॉज वो जो हमें ऑयल मिलता है दैट इज क्रूड ऑयल, वो मिनरल ऑयल है, उसको क्रूड ऑयल कहते हैं क्योंकि वो कच्चा तेल है, तो उसको प्योरीफाई रिफाइन करना पड़ता है, फिर उससे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल एट्सेट्रा। अब इसके लिए जो रिफाइनरीज कहाँ कहाँ हैं, गुवाहाटी में है, बरौनी, कोयली, कोची, चेन्नई, मथुरा, कोलकाता एट्सेट्रा, इन जगहों पे ऑयल रिफाइनरीज हैं। लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट जामनगर इन गुजरात। सबसे बड़ी जो वर्ल्ड की रिफाइनरी है वो जामनगर गुजरात के अंदर है। सो दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर आवर गुजरात ऑल्सो एंड फॉर इंडिया ऑल्सो, कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है वो गुजरात के अंदर है, भारत के अंदर है। नेचुरल गैस की बात करते हैं अभी हम। नेचुरल गैस इज एसोसिएटेड विद मिनरल ऑयल। नेचुरल गैस जो है वो भी हमें मिनरल ऑयल से ही मिलती है, ये उससे अलग की जाती है। इट इज़ चीपर एंड कंसिडर टू बी अ नॉन पोल्यूटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल गैस की खासियत ये है कि सस्ती है और पोल्यूशन नहीं करती है। द रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन अ कंट्री आर फाउंड इन खंबात। खंबात में पाए जाते हैं नेचुरल गैस के जो सोर्सेज हैं। फिर कावेरी बेसिन, जैसलमेर दैट इन राजस्थान, अंकलेश्वर इन गुजरात में कहा जाता है कि गुजरात के अंदर जो अंकलेश्वर है वो लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। रिसोर्सेज लाइक कोल, मिनरल ऑयल, दे आर अवेलेबल इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। ये सब जो हैं ऑयल और कोल जो है ये काफ़ी कम मात्रा में है, इसलिए हमें इसको लंबे समय तक ही हमें मिल पाए इसके लिए हमें इसको बचाना होगा, यानी कि कंजर्व करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, इवन टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, इनका अगर हम अल्टरनेट सोर्स की तरह यूज़ करें तो हम अपने कन्वेंशनल सोर्सेज को लंबे समय तक बचा सकते हैं। एंड दीज ऑल आर रिन्यूएबल। और ये जो हमने विंड, सोलर, बायोगैस वगैरह एनर्जी का नाम लिया, ये सब रिन्यूएबल हैं, इनको हम दोबारा से पैदा कर सकते हैं, बिकॉज ये ख़त्म होने वाली नहीं। हवा कहाँ बंद हो जाएगी, कभी बंद नहीं होगी हवा। सूर्य के प्रकाश को भी आप नहीं रोक सकते हैं। और कुछ है जो सम आइडेंटिफाई दैम एज इनएग्जॉस्टिबल। कुछ लोग इनको रिन्यूएबल भी कहते हैं और कुछ इनको कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कभी भी समाप्त ना हो। तो आप जानते हैं कि हवा कभी समाप्त नहीं हो सकती है, सोलर एनर्जी भी कभी समाप्त नहीं हो सकती है। बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जिन्होंने इस तरफ कदम उठाए हैं, जैसे कि यूएस, रशिया, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स एंड जापान। इन देशों ने क्या किया है, इन्होंने इस फील्ड में ज़्यादा डेवलपमेंट की है। मतलब इन्होंने जो ये सोर्सेस हैं इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेस, इनका उपयोग ज़्यादा करना शुरू किया है। जैसे कि कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको हम केस बोलते हैं, CASC, ये भी भारत में एस्टेब्लिश किया गया। कब? 1981 में। देन GEDA, इससे रिलेटेड एक प्रश्न इस बार सोशल साइंस के पेपर में पूछा भी गया था। गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, गेडा, ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा गया था इस बार के सोशल साइंस पेपर के अंदर। तो आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म भी गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये कुछ ऐसे बॉडीज़ बनाई गई हैं भारत के अंदर भी जो एनर्जी रिसोर्सेज को बचाने का काम करती हैं और इसको मैनेज करती हैं, मेंटेन करती हैं कि हमें कौन सा सोर्स कितना है और उसको कैसे यूज़ करना है। अगला हमारा टॉपिक है सोलर एनर्जी, यानी कि जो हमें सन से मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। सन इज कंसिडर्ड द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का, याद रखिएगा। सन ना हो तो हम नहीं रह पाएंगे। तो सन मेन सोर्स है अर्थ पे। ये दिन में ही विजिबल होता है ज़्यादातर साल के दिनों में। द बायोस्फीयर ऑन द अर्थ थ्रोव्स ड्यू टू सोलर एनर्जी। इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड वेल ड्यू टू सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी ओनली। सोलर कुकर इज़ यूज फॉर कुकिंग, यानी कि अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो साल के 365 दिन भारत जैसे देश के अंदर तो हमको सनलाइट मिलती ही है मोस्टली डेज़ के अंदर। अगर हम देखें तो गिनती के कुछ ऐसे 15-20 दिन होते हैं जब
जो बारिश वगैरह रहती है मानसून सीजन में कि हमें सन देखने को नहीं मिलता है, अदरवाइज़ तो हमें लगभग पूरा साल ही सोलर एनर्जी मिलती है। तो इसके लिए हमें सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी अच्छे से डेवलप करनी होगी और भारत ने इस फील्ड में काफ़ी प्रोग्रेस भी की है। जैसे कि सोलर कुकर बनाए गए हैं कुकिंग के लिए, सोलर कुकर का यूज़ किया जा सकता है कुकिंग के लिए, सोलर हीटर का यूज़ किया जा सकता है हीटिंग के लिए, और सोलर पैनल्स का यूज़ किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। आज आप देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम भी इससे होता है। जैसे कि आजकल बहुत सारे पैनल्स आ गए हैं। कैसे पैनल्स आ गए हैं? बहुत सारे पैनल्स ऐसे आ गए हैं जो हम लोग स्ट्रीट लाइट्स वगैरह देखते हैं, तो वो सब लाइट्स में क्या होता है कि जब हम स्ट्रीट लाइट्स लगा देते हैं उनके ऊपर सोलर पैनल होता है, वो चार्ज हो जाता है और खुद ब खुद शाम होते ही ऑटोमेटिकली वो लाइटें जलने लगती हैं। इसमें हमारा कोई बिजली का बिल भी नहीं आता है, बस हमें उनको मेंटेन रखना पड़ता है थोड़ा सा। गुजरात स्टेट गेट्स मैक्सिमम सोलर एनर्जी इन इंडिया। गुजरात स्टेट के अंदर मैक्सिमम सोलर एनर्जी मिलती है गुजरात को, इसलिए गेडा जो कि गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, ये सोलर कोल्ड स्टोरेज इन्होंने एक जनरेट किया है। छन्नी विलेज जो है एक वडोदरा के नज़दीक में, ये है सोलर कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज मतलब जहाँ पर आप सामान को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ये कोल्ड स्टोरेज जो है चलता किस पे है? ये सोलर एनर्जी पे चलता है। इसकी कैपेसिटी है 10 टन इसकी कैपेसिटी है। आज की बात करें, सोलर पैनल्स जो है वो स्ट्रीट लाइट्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रीट लाइट्स में इनका यूज़ होता है। आपके आजू बाजू भी जो कुछ गार्डन्स होंगे या इवन स्ट्रीट लाइट्स जो वहाँ पर इसका उपयोग होता ही होगा। विलेजेस जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी अभी भी नहीं पहुँच पाई है, वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। फिर इरिगेशन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है फार्म के अंदर सोलर एनर्जी का। और टेलीविज़न, इससे मतलब सब कुछ चल सकता है, बस डिपेंडेंट बात किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये सब चीज़ें कि अगर आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आपको एक बड़ा सोलर प्लांट लगाना पड़ेगा, और अगर आपको कम एनर्जी चाहिए देन यू कैन पुट अ वेरी स्मॉल सोलर पैनल ऑल्सो ऑन द रूफ ऑफ योर हाउस। अ सोलर एनर्जी प्लांट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट माधोपुर नियर भुज। यहाँ पर माधोपुर दिया गया है, यहाँ पर एक सोलर एनर्जी प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है गुजरात में। इवन ये क्यों बनाया गया? फॉर डीसैलिनेशन ऑफ सेलाइन ओशन वाटर। यहाँ पर जो सेलाइन वाटर है ना, जो नमकीन पानी है जो समंदर का, उसको डीसैलाइन करने का काम किया जाता है। यूज़ ऑफ इक्विपमेंट वर्किंग ऑन सोलर एनर्जी इज ऑन इंक्रीज इन द कंट्री टुडे। यानी कि सोलर एनर्जी से चलने वाले इक्विपमेंट्स बनाने का काम देश में ज़ोरों से चल रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन इक्विपमेंट्स को हम यूज़ कर सकें। अगला हमारा टॉपिक है विंड एनर्जी। अब हम चलते हैं विंड एनर्जी की तरफ। सन जो है, द सन प्रोवाइड्स थर्मल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सन जो है उससे थर्मल एनर्जी मिलती है हमको। सन प्रोवाइड्स थर्मल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। विंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द हाई एंड लो प्रेशर पॉकेट फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर। अब विंड कैसे बनती है? आप जानते हैं कि जो पृथ्वी के ऊपर सूरज तो समान रूप से चमकता है, यानी कि जो सनरेज है वो तो सब जगह पर समान रूप से मिलती है, लेकिन सी वाटर जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। तो लैंड पे जब एयर गर्म हो जाती है तो गर्म होने के बाद हवा ऊपर उठ जाती है, यानी कि नीचे की जगह खाली हो जाती है और नीचे से हवा ऊपर चली जाती है। तो नीचे का जो स्पेस खाली रहता है उसको कवर करने के लिए जो हाई प्रेशर वाली जो जगह होती है, जैसे कि सी के ऊपर से हवा लैंड की तरफ बहने लगती है, तो ये जो डिफरेंस इन द टेम्परेचर होता है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली विंड एनर्जी टेक्स प्लेस। हमारे देश की बात करें, विंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू द विंड मिल्स। विंड एनर्जी हमें विंड मिल्स के द्वारा देखने को मिलती है। आप देखते हैं, अगर आप गुजरात में रहते हैं तो यू माइट हैव सीन जगह जगह पर सी शोर एरिया जो है वहाँ पर सुजलोन जैसी कंपनियों ने बड़े बड़े विंड मिल्स लगाए हुए हैं, और ये जो हैं ये भरपूर मात्रा में एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया हैज़ बिकम 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू विंड। भारत दुनिया में 5वां ऐसा देश है जो विंड से एनर्जी पैदा करता है। ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे कुछ देश हैं जहाँ पर ये एनर्जी पैदा की जाती है। गुजरात की बात करें तो विंड फार्म्स आर ऑपरेटेड एट लंबा विलेज नियर जामनगर। मांडवी, ये तो आप सब भली भांति इससे वाकिफ़ होंगे मांडवी से। मांडवी जो कि एक टूरिस्ट प्लेस भी हम कह सकते हैं, ये कच्छ में है और होपफुली आप सब ने ये देखा भी होगा। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट द विंड मिल फाउंडेड इन देवभूमि द्वारका। द्वारका में भी विंड मिल्स लगाई गई हैं।
और यहाँ पर बिजली पैदा की जाती है। इसके अलावा जामनगर, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर भी विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम चलते हैं बायोगैस के पास। यूजलेस एग्रीकल्चरल मटेरियल्स, यानी कि ऐसा एग्रीकल्चरल मटेरियल, जैसे कि मैंने आपको साइंस में भी इसके बारे में समझाया है कि बायोगैस प्लांट होता क्या है। घर के बाहर एक गड्ढा खोद लिया जाता है और उस गड्ढे के अंदर गाय भैंस का गोबर जो है, या फिर सब्जियों के छिलके हैं, या वेस्ट चीज़ें हैं, जो भी वेस्ट है घर का, वो सब आप उस पिट में डाल दीजिए। इससे आपके घर के बाहर एक तो साफ़ सफाई रहेगी, और दूसरा उस पिट के अंदर जो वो मटेरियल है, जो अनवांटेड मटेरियल, उसके सड़ने से गैस पैदा होती है, जो है मीथेन गैस, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में फॉर कुकिंग पर्पज ऑल्सो। जैसे हम एलपीजी का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इस प्लांट को कहा जाता है बायोगैस प्लांट, या फिर इसको हम गोबर गैस प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि गोबर से ये गैस पैदा होती है। अब ये जो पिट रहता है, गड्ढा रहता है, उसको भर के कचरा, उसमें जो भी ये यूजलेस चीज़ें हैं उनको डाल दिया जाता है, फिर ऊपर से ढक दिया जाता है। फिर धीरे धीरे उसमें सड़न होने के कारण एक गैस पैदा होती है, जिसको एक पाइपलाइन के द्वारा आप अपने किचन में कनेक्शन दे सकते हैं और उसका उपयोग वहाँ कर सकते हैं फॉर कुकिंग पर्पस। ये गैस जो है ये है CH4, जिसको हम कहते हैं मीथेन गैस। याद रखिएगा, दिस इज CH4, इसको हम CH4 कहते हैं, जिसको मीथेन, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये गैस जो है ये इन्फ्लेमेबल रहती है, ये जलती है और आपको एनर्जी देती है। इसके बाद जो बचा हुआ जो गैस खत्म होने के बाद जो पिट के अंदर बच जाता है, जो एक्सक्रीटा, जो भी मटेरियल बच जाता है जब गैस के खत्म होने के बाद, उसको आप खेतों में फर्टिलाइजर के तौर पे, मैन्योर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे तो वो बात है कि आम के आम गुठलियों के भी दाम, यानी कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। देखिए, एक तो आपका जो घर के बाहर का कचरा था वो भी यूटिलाइज हो गया, दूसरा आपको गैस की बचत हुई, आपके घर में गैस आपको जो चाहिए किचन में वो वहाँ से मिल जाएगी, तीसरा इससे आपको खेतों में डालने के लिए एक अच्छे किस्म का मैन्योर, नेचुरल मैन्योर भी मिल गया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें मीथेन गैस पैदा होती है और इस मटेरियल के डिकम्पोज होने से ये होती है। और भारत के बहुत सारे विलेजेस में अब ये चीज़ शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश एंड गुजरात, अगर हम उत्तर प्रदेश और गुजरात की बात करें तो ये दोनों स्टेट्स जो हैं ये फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन होल्ड करती हैं इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में और दूसरे नंबर पे गुजरात में बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। द लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट मैथन नियर सिद्धपुर। मैथन नियर सिद्धपुर, यहाँ पर गुजरात में सबसे बड़ा लार्जेस्ट यानी कि बायोगैस प्लांट लगाया गया है, जो कि कलेक्टिव बेसिस पे, यानी कि सब लोगों के लिए वो लगाया गया, यानी कि एक ही जगह पर आप घर घर में लगाएंगे उसकी बजाय तो कलेक्टिवली ऐसा कुछ किया गया है। अदर बायोगैस प्लांट्स इन ऑपरेशनल कंडीशन आर लोकेटेड एट रुद्रताल ऑफ दसकरोई तालुका ऑफ अहमदाबाद एंड दांतीवाड़ा इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। और ये जो है इसका उपयोग आजकल काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अब हम आगे चलते हैं जियोथर्मल एनर्जी की तरफ। थर्मल एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कम्स टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स। ये आपको याद होगा, पिछला चैप्टर हमारा आर एनवायरनमेंट, जो कि 14 चैप्टर है साइंस का, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, उसमें भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि धरती के अंदर जो गर्म ठंडा पानी जो रहता है ऊपर की तरफ, और धरती के अंदर जो लावा है, जब वो बहता हुआ वो इस पानी के कॉन्टैक्ट में होता है तो वो इस पानी को स्टीम में बदल देता है। और ये स्टीम जो है ये धरती के मुहाने से अगर कहीं दरार कुछ मिल जाती है उसको, तो वहाँ से ये हॉट स्प्रिंग और गीज़र की तरह ये बाहर निकल आता है, फवारे की तरह, यानी कि गर्म पानी का एक फवारा छूट जाता है वहाँ पे। इसको हम इससे एनर्जी पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ड्यू टू हीट दीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेपर्स। गर्मी के कारण ये जो है ये किस में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है, यानी कि स्टीम में बदल जाता है। ये वेपर जो है कि प्रेशर लगाती है ऑन द ग्राउंड, इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट, जैसे प्रेशर कुकर में आप जानते हैं अंदर जब स्टीम बनती है तो प्रेशर के कारण वो जो सीटी रहती है, विसल रहती है उसकी कुकर की, वो ऊपर हो जाती है और हमें सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो इस तरह धरती के अंदर भी ये जो प्रोसेस होता है तो ग्राउंड वाटर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, जिससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है जियोथर्मल एनर्जी बनाने के लिए, मतलब इससे टरबाइन वगैरह को ज्वाइन किया जाता है। ये जो स्टीम है वो डायरेक्टली टरबाइन को घुमाने का काम करती है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इसको अगर डिटेल में समझना है तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन गुजरात आर लोकेटेड एट लासुंद्रा। गुजरात में ये लासुंद्रा में है, उनाई, तुवा एंड एट तुलसी श्याम, ये कुछ जगह हैं जहाँ पर ये अवेलेबल हैं।
अब चलते हैं हम टाइडल एनर्जी की तरफ। द प्रोसेस ऑफ टाइड्स एंड एब्स कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली इन ऑल द ओशंस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और मून की जो फोर्स है, इसके कारण टाइड्स एंड एब्स, यानी कि हमें पता है कि हाई टाइड और लो टाइड होता रहता है, यानी कि समंदर के अंदर जो लहरें हैं वो कई बार तो पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है और कई बार वो पीछे चला जाता है, यानी कि इट इज़ कॉन्स्टेंटली इट हैपन्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। इंसान जो है वो इसका भी यूज़ करता है, पावर ऑफ वाटर इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। पानी के अंदर कितनी पावर है ये तो आप सब लोगों ने, आई होप कि आप गुजरात में रहते हैं तो आपको बहुत भली भांति पता ही होगा कि जो सी के अंदर अगर आप बीच पे जाते हैं कभी और पीछे से कोई तेज़ लहर आती है तो वो लहर हमको धक्का देकर गिरा देती है और कभी कभी तो हमें अपने साथ खींच कर पानी में ले जाने की भी कोशिश करती है। तो वो कितनी पावरफुल है वो हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इससे भी बिजली पैदा की जा सकती है। टाइडल वाटर्स हैव मोर पावर। टरबाइन इज़ कनेक्टेड, वही मैंने जैसे पहले बताया कि एक टरबाइन कनेक्ट की जाती है जो कि बिजली पैदा करती है। 1910 के अंदर बात की जाए तो फ्रांस स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ टाइड्स एंड एब्स। फ्रांस में सबसे पहले 1910 में टाइड्स एंड एब्स की मदद से बिजली पैदा करना शुरू किया गया था। एज इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, भारत की कोस्ट लाइन लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है, हमारे पास भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम भी इस तरह से एनर्जी जनरेट कर सकें। ये प्रोजेक्ट अभी गुजरात में शुरू किया गया है, गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर और गल्फ ऑफ खंबात के अंदर, यानी कि गुजरात में शुरू किया गया है। अब चलते हैं हम मिनरल प्रिजर्वेशन के पास। मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। मिनरल्स हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन हमें इनका उपयोग किस प्रकार से करना है? अगर हम एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे नज़र डालें, अगर हम एक पहलू ये देखें कि अगर हम इनका उपयोग इसी तरीके से करते रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन आएगा जब हमें दूसरे देशों से ये चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी। आज हर एक देश जो है वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है, यानी कि उसके वहाँ से चीज़ें आए कम, यानी कि निर्यात ज़्यादा हो, यानी कि बाहर ज़्यादा जाए अंदर कम आए। जब हम ज़्यादा चीज़ें बेचेंगे तो बदले में हमें पैसा मिलेगा और हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अगर हमें ज़्यादा खरीदना पड़ेगा तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो हमारी इकोनॉमी और हमारा जो करेंसी है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। तो डेवलपमेंट के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हम एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, इम्पोर्ट कम करें। तो इसीलिए हमें मिनरल्स को प्रिजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सब बातों के लिए अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें मिनरल्स को बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि बहुत ही जुडिशली यूज़ करना होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं हम, रेमेडीज़, यानी कि क्या हमें सावधानियां बरतनी होंगी। यूज़ ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा। अगर प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे हम तो हम मिनरल्स का पूरे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। इससे मिनरल्स का जो वेस्टेज है वो नहीं होगा, यानी कि पूरे तरीके से उसका यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि आम का सीज़न है, हम आम खाते हैं तो आम को जो हम ऊपर से खा के नहीं फेंक देते हैं, हम उसकी गुठली को भी बहुत अच्छे से मज़े से चूस कर खाते हैं, तो मतलब हम उसको पूरा वसूलते हैं। उसी प्रकार से हम वेस्टेज नहीं करते हैं। तो हमें मिनरल्स के केस में भी ऐसा ही करना चाहिए, उसको हम पूरे तरीके से उसको यूज़ करें, जैसे हम मैंगो को यूज़ कर लेते हैं। अगला है रिसाइकलिंग, कि रिसाइकलिंग पॉसिबल हो तो हमें वो करना चाहिए। स्क्रैप ऑफ मिनरल्स लाइक जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टिन, इनको आप जानते हो रीयूज़ किया जा सकता है। लोहे की चीज़ों को फिर से दोबारा यूज़ में लाया जा सकता है, उससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। कॉपर और ये जो भी एल्यूमिनियम है, टिन है, इनको रीयूज़ किया जा सकता है। तो हमें इसको रीयूज़ करना चाहिए, इनका रिसाइकलिंग करना चाहिए। देन अल्टरनेट यूज़ ऑफ मिनरल्स, हमें अल्टरनेट यूज़ करना चाहिए मिनरल्स का, जैसे कि ऐसे मिनरल्स जो कि कम मात्रा में मिलते हैं, यानी कि जो ख़त्म होने वाले हैं, जो काफ़ी कम हैं, उनका उपयोग ज़्यादा करेंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो उनका उपयोग हमें कम करना चाहिए। उनकी जगह पर हमें सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि बिजली के लिए जो बिजली हम घरों में जलाते हैं उसकी जगह हम सोलर एनर्जी का यूज़ करें। एल्यूमिनियम इंस्टेड ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम का यूज़ करें कॉपर की जगह पर, क्योंकि कॉपर हमारे पास कम है और एल्यूमिनियम की भरमार है। CNG इंस्टेड ऑफ पेट्रोल, CNG एक सस्ता और एक पोल्यूशन फ्री एक ईंधन है, एक फ्यूल है, और पेट्रोल काफ़ी महंगा भी है और काफ़ी सीमित मात्रा में है, तो पेट्रोल का उपयोग हम कम कर सकते हैं। देन यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल मीन्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे कि वाटर, सोलर, विंड, बायोगैस एट्सेट्रा, इनका यूज़ हमें ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास ख़त्म होने वाले नहीं हैं। देन सस्टेनेबिलिटी, maintain the purity of the environment and give the clean environment to the future generations. Attempts should be made for pollution free environment.
सस्टेनेबिलिटी यानी कि हम अपने जीवन को हमेशा के लिए, अपने अस्तित्व को बचा के रखें। कहने का मतलब यहाँ पर कि हम एनवायरनमेंट को इतना प्योर रखें, साफ़ सुथरा रखें कि हम अपनी आने वाली जनरेशन जो हैं उनको ये साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट क्या करें, गिफ्ट करें। किसको? हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी कमिंग जनरेशन्स जो हैं वो इस वातावरण में जब इस दुनिया में आएंगे, हमारी कमिंग जनरेशन्स जो हैं वो लोग जब यहाँ पर पृथ्वी पे आएंगे तो वो पाएंगे कि चारों तरफ पॉल्यूशन, जैसे अभी दिल्ली का हाल है, आप जानते हैं दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल कितना ज़्यादा था। ये तो भला हो लॉकडाउन का कि हमारी जो अर्थ है, नेचर है, वो फिर से प्योरीफाई हो गया है खुद ब खुद, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। अदरवाइज़ तो आप जानते हैं दिल्ली में क्या हालत थी, विजिबिलिटी नहीं थी, लोगों को लंग्स की समस्याएं हो रही हैं। तो ये क्या हम एक इस तरह का पोल्यूटेड एनवायरनमेंट देना चाहेंगे अपनी कमिंग जनरेशन को? नहीं। तो हमें क्या उनको गिफ्ट करना है? एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि हम पोल्यूशन को किसी भी तरीके से कंट्रोल करें। द नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर द रिजर्व्स ऑफ द मिनरल्स इज कैलकुलेट, यानी कि जो मिनरल्स हमारे पास कितने हैं उसको पहले कैलकुलेट करो कि कितने मिनरल्स हैं हमारे पास। इट कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड बाय प्लानिंग इट प्रॉपर्ली। फिर इसका उपयोग हम पहले कैलकुलेशन करें। जैसे आप कहीं जाते हैं, कहीं पे घूमने जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, आपकी जेब में 500 रुपये हैं तो आप अपना खर्चा उसके हिसाब से करोगे। अगर आपने 100 रुपये भाड़ा दे के आप वहाँ पर पहुँचे और 100 रुपये वापस भाड़ा दे के घर आओगे तो 200 रुपये तो आपका किराए में चला जाएगा और बाकी बचे आपके 300 रुपये। उस 300 रुपये को आप वहाँ पर खर्चा कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वहाँ जाके 400 रुपये खर्चा कर दिया तो आप घर तो फिर पैदल ही आओगे। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हमें क्या करना होगा? प्लानिंग करनी होगी कि हमारे पास मिनरल्स कितने पड़े हैं और उनको हम उसके हिसाब से यूज़ करें। जितने मिनरल्स हैं उसके हिसाब से हम उनको यूज़ करें। सो इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड एनहांस द मिनरल्स। तो मिनरल्स को प्रिजर्व करना, इनको बचा के रखना और इनको लंबे समय तक हम बचा के रखें, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर चिल्ड्रन। होपफुली यू एंजॉयड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। याद रखिए, सब्सक्राइब करने के कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। अगर आपको कोई वीडियो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे चाहिए, पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जल्द से जल्द आपको वीडियो मैं पहुंचाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।